तो इजराइल और ईरान के बीच जंग अब हाइपरसोनिक स्टेज पर जा पहुंची है और इसका नजारा 1 अक्टूबर को इजराइल के आसमान और जमीन पर साफ दिखाई दिया, जब ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मेगा अटैक किया। मानो बारिश हो गई हो मिसाइलों की, इस तरीके का नजारा देखने को मिला। अब इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से और साथ ही सेना ने जमीन पर लेबनान में जोरदार वार किया, गदर मचा दिया है। अब दूसरी तरफ ईरान और इजराइल आमने सामने आन खड़े हुए हैं। अब खामेनेई ने भी 5 साल के बाद जनता के सामने आकर बारूदी बोल बोले। नमाज अदा की गई थी यहाँ पर हसन नसरल्लाह के समर्थन में और अपील की गई थी कि मुस्लिम्स कंट्रीज को साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन बड़ी साजिश रच रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, इजराइल की लिस्ट में अगला कौन है? इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध कितना घातक हो सकता है, जिसकी बानगी अब धरातल पर कुछ कुछ इजराइल में और ईरान में नजर आने लगी है। अब इजराइल कैसे जवाबी हमला करेगा? अब ऐसे में ये तमाम सवाल उठते हैं, तमाम इनके जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। अब देखिए, इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर एक और बड़ा अटैक किया गया, 250 लोगों की मौत इसमें हो गई है, इसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। अब ऐसे में जब सिविलियंस तक आग जा पहुंचे तो यहां पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट और ज्यादा गहरा जाती है क्या देवनाथ जी? जी हाँ, पश्चिम एशिया में हालत बहुत ही तनावपूर्ण है और इजराइल और हमास के बीच में जो जंग थी वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में डेवलप हो गई है। और पूरे दुनिया को अब चिंता ये है कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला किया तो शायद तीसरे चरण में ये युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में डेवलप हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की शंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आशंका जो है पक्की है, निराधार नहीं है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं वो चाहते हैं कि या तो वो पश्चिमी खेमे में बढ़ जाएं या वो उस खेमे में बढ़ जाएं जिसमें कि चीन है, रूस है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और ईरान के कुछ सपोर्टिंग देश हैं जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह या यमन में हुती। तो दुनिया बहुत इस वक्त बहुत ही चिंतित है, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं। ईरान ने एक बहुत भयंकर हमला किया इजराइल के ऊपर, इजराइल का उसमें नुकसान हुआ। बिल्कुल। नेतन्याहू ने अब एक धमकी भरा स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि वह बहुत जल्दी ही ईरान पर हमला करने वाले हैं। कैसे करेंगे ये देखना बाकी है। बिल्कुल। मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में था। मेरा ये अंदेशा है कि इजराइल इस हमले को तभी अंदेशा देगा जब वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि लेबनान में वो हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल कर चुका है। तो तीसरे चरण में फिर इजराइल कैसे हमला करेगा? इजराइल के पास जेरिको जमीन से जमीन पर फायर करने वाली मिसाइल हैं और इजराइल के पास बहुत बढ़िया F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ एयरफोर्स में पूरे तरीके से इजराइल का पलड़ा भारी नजर आता है यूके देवनाथ जी। लेकिन यहां पर अगर बात करें, देखिए अब सिविलियंस भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब हिजबुल्लाह में बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ साथ सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान की तरफ से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, उसके बाद अब इजराइल ने चेता दिया है कि आप तैयार रहें, आपसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी हमला आप पर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में बात करें, अब डिप्लोमेट डायलॉग की कोई गुंजाइश बची है क्या? नजर आती है कोई गुंजाइश? इसमें सबसे खास बात यह है कि डिप्लोमेटिक डायलॉग से ही हर युद्ध का समाधान हुआ है। बिल्कुल। दुनिया में कोई युद्ध अब तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि युद्ध से समस्या का समाधान हुआ हो। चाहे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1965 का युद्ध हुआ, बाद में रूस की छत्रछाया में हमने ताशकंद में जाके पाकिस्तान के साथ समझौता किया। इसी तरह से 1971 का युद्ध हुआ, बाद में हमने शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किया। तो अभी जितने युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या अभी इजराइल का युद्ध हो हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, ये सब बातचीत के द्वारा ही सॉल्व होंगे। हाँ, ईरान बहुत कोशिश कर रहा है कि वो इस खलबली को जिंदा रखे, हमास को जिंदा रखे,
हूती को एक्टिवेट कर रखे, और सबसे बड़ी बात है ईरान अब कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को और ज्यादा खूंखार बना दे। बिल्कुल लेकिन फाइनली जो बातचीत का समाधान निकलेगा वो टेबल पर बैठ के निकलेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर एक अच्छी पकड़ इनकी है। अब ऐसे में हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप ये दर्शकों को एक बार बताएं कि फिलहाल जो ईरान के समर्थन में अब रशिया और चाइना की एक उम्मीद नजर आती है, क्या ये सहायता एक उधार की सहायता है जो कि ऐन समय पे काम नहीं आएगी? क्या ऐसा लगता है आपको? और क्या चाइना और रशिया आज के समय में इस बात के लिए कैपेबल हैं कि वो खुद को इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज कर सकें? देखिए वसंत जी, कल ईरानी धर्मगुरु खोमेनी है, उन्होंने जिस प्रकार से इस्लामिक दुनिया से अपील की है और मुसलमानों को एक होने की अपील की है इजराइल को लेकर, तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है दरअसल वो जमीन का टुकड़ा है, वो कोई धर्म युद्ध नहीं है। तो ईरान जो है, ईरान जो कि शियाओं की आबादी मुसलमानों की आबादी के 10 से 13% है, मतलब इस दुनिया में जो मुसलमान है वो 2 करोड़ है, 2 अरब है तकरीबन, तो उसमें से 19-20 करोड़ शिया है। अब शिया धर्मगुरु चाहे जितना दावा करे इस्लामिक दुनिया के एक होने का, लेकिन जो सऊदी अरब के प्रिंस है वो कभी नहीं चाहेंगे कि शियाओं जो सुन्नियों की दुनिया है या जो सुन्नी शुद्धता की बात करते हैं, इस्लामिक शुद्धता की बात करते हैं, वहां पर किसी शिया धर्मगुरु को मान्यता मिले। लेकिन वहीं पर रूस और चाइना जो है, रूस को आप देख ले, रूस इस्लामिक आतंकवादियों से ग्रस्त रहा है, आप चेचन्या को देख ले या बहुत सारे उसके प्रांत देख ले, और वो इस्लामिक आतंकी हमलों को झेल चुका है। वहीं पर चीन के साथ भी सिंचियांग प्रांत में ऐसा ही हुआ है। तो चीन और रूस दोनों अभी ईरान के साथ आ जाए, इसकी संभावना इससे नहीं नजर आती, क्योंकि रूस जो है क्या अपनी सेना को यूक्रेन से हटाकर डिप्लॉय करेगा? ईरान की तरफ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन हावी हो रहा है। दूसरी तरफ जहां तक चीन का सवाल है, तो चीन इस दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। वो वन बेल्ट वन परियोजना को लैटिन अमेरिका तक ले जा चुका है। तो ऐसे में वो सेंट्रल एशिया में ईरान के साथ युद्ध में शामिल होकर दुनिया भर के प्रतिबंधों का सामना बिल्कुल नहीं करेगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप, यहाँ पर भारत के संबंधों की अगर मैं बात करूं इंटरनेशनली, तो ईरान और इजराइल, अब ईरान से हम तेल लेते हैं और साथ ही साथ इजराइल से टेक्नोलॉजी भी। अब ऐसे में दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। इंडिया के इंटरेस्ट क्या देखते हैं आप इस पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में जो कि मध्य पूर्व में देखने को मिल रहा है? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है बसंत जी आपका। भारत को वैध नियंत्रण और संतुलन की नीति पर यहाँ पर चलने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल हमारा सामरिक भागीदार है, उससे हम बहुत ज्यादा हथियार खरीदते हैं। लेकिन वहीं पर इस्लामिक देशों को लेकर यदि आप बात करें तो मध्य पूर्व में हमारे लाखों लोग वहां पर रोजगार पाए हुए हैं, और मध्य पूर्व में जो खाड़ी देश है उनसे हमारी जो आर्थिक प्रतिबद्धता है, खासकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका गहरा योगदान होता है। यदि हम इजराइल की तरफ नजर आते हैं तो इस्लामिक दुनिया हमसे नाराज हो सकती है, और इसलिए हमको बेहद वैसे ही भूमिका में नजर आने की जरूरत है जैसे रूस और यूक्रेन को लेकर मोदी जी ने दूरदर्शिता का परिचय दिया था। इस समय भी हमको मध्यस्थता की बात करना चाहिए, शांति की बात करना चाहिए, और कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा पलड़ा किसी की ओर है, क्योंकि दोनों ही देशों से हमारे समान संबंध है और भारत को इस नाते इसका ध्यान रखने की जरूरत होगी। चलिए ठीक है, अब रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ के पास मैं जाना चाहूंगा। देवनाथ जी, अब फिलहाल जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर मिडिल ईस्ट में चल रहा है, आप बारीकी से नजर बनाए हुए हैं पूरे प्रकरण पे, किस तरीके से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। तेल के दामों में पूरी तरीके से अब चिंगारी सुलगी हुई है कह सकते हैं। बीते दिनों 4% दाम तेल के बढ़ गए। अब ऐसे में अगर बात करें यहाँ पर इजराइल की तरफ से, क्या बेंजामिन नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाएं पूरे वर्ल्ड पर भारी पड़ रही हैं क्या, जिसे बल दे रहा है अमेरिका? जी हाँ, ये एक ऐसा डेलिकेट मामला है जो कि शायद विश्व को थोड़ा नॉर्मल पीस एग्रीमेंट से दूर ले जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो मैं डिफेंस में था, तो डिफेंस में हम हमेशा एक साइकियाट्रिक मनोवैज्ञानिक एनालिसिस करते हैं दुश्मन के जो लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या मिलिट्री लीडर्स हो। तो नेतन्याहू का जो साइकियाट्रिक यानी मनोवैज्ञानिक आकलन आज से
3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले हमारे डिफेंस के साइंटिस्ट ने किया था, जो कि सिविलियन होते हैं। उनका आकलन ये था कि नेतन्याहू जो हैं उनमें 3 चीजें बहुत क्लियर है। एक, वो किसी की बात नहीं सुनते। दूसरी, क्योंकि वो मिलिट्री में थे तो उनके जहन में ये है कि हर चीज का हर मामले को टैंक, तोप और गोलियों से सुलझाया जा सकता है। और तीसरी बात थी कि वो कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, चाहे वो उनका मिलिट्री करियर हो या चाहे अभी उनका पॉलिटिकल करियर हो, चाहे उनका पर्सनल लाइफ हो, जहाँ के उनके ऊपर इजराइल के कोर्ट्स में काफी केस चल रहे हैं, उनके ऊपर तो करप्शन के मामले लगे हुए हैं, तो वो कभी हार नहीं मानते। तो दिक्कत ये आ रही है कि इस पर्सनैलिटी ट्रेट के तहत वो कभी भी, कहते ना, रैशनल थिंकिंग, मॉडरेट थिंकिंग, यानी एक बराबरी के माहौल में अपने दुश्मन को कभी नहीं ट्रीट करते। वो हमेशा इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि दुश्मन को मार डालो, खत्म कर लो। योगी देवनाथ जी, एक लास्ट कमेंट आपका इस पर चाहूंगा। अमेरिका लगातार प्रतिबद्धता जताता है इजराइल के प्रति, क्या उसका कारण अमेरिका में एक बहुत बड़ी यहूदी लॉबी है क्या? जी हाँ, अमेरिका शुरुआती दिनों से जानता है कि उसे पश्चिम एशिया में राज करना है, क्योंकि पश्चिम एशिया में दुनिया का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वहीं से पैदा होता है। तो अमेरिका वहां पर कैसे अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा? इसीलिए शुरुआती दिनों से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही 1948 में जब इजराइल गठन हुआ, तब से ही वो इजराइल को अपना मोहरा बनाकर पश्चिम एरिया में अपना दुंदुभी बजा रहा है। चलिए ठीक है, फौजी भाषा में चलिए ठीक है डॉक्टर ब्रह्मदीप, अभी फिलहाल जो पूरा प्रकरण ये देखने को मिल रहा है मध्य पूर्व में, अब इसके बाद भारत के इंटरेस्ट कितने प्रभावित होंगे? क्योंकि आने वाले समय में अगर ये युद्ध और प्रगाढ़ होता गया तो कोई इसमें दो मत दो राय है नहीं कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, जो कि पड़ना शुरू हो भी चुका है। जी हाँ, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में तेल की कीमत जो है वो 5%, 10% बढ़ गई है। $72 पर बैरल से बढ़ के 76, 78, अब शायद $82 तक पर बैरल चला जाए। लेकिन हमें भारत में इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा 3 महीने का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन करती है। चलिए तो ठीक है, हमारे पास कच्चे तेल का जो भंडारण चलिए ठीक है देवनाथ जी, समय की कमी है, एक लास्ट कमेंट डॉक्टर ब्रह्मदीप से हम ले लेते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप, यहां पर भारत के पास क्या विकल्प बचता है? क्या हम ऐसी स्थिति में हैं कि दोनों में से हम किसी एक को चूज कर सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चन जी, भारत के सामने ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है कि भारत दोनों में से किसी को एक चूज कर सके। दूसरी बात, भारत की विदेश नीति इसकी इजाजत देती भी नहीं है, और भारत के जो राष्ट्रीय हित है वो इसी में है कि हम इजराइल के साथ भी रहें और हम ईरान के साथ भी नजर आए, क्योंकि भारत की जो विविधता है वो विविधता भारत में और एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए हमको दोनों से समान दूरी या समान संबंध बनाए रखना होगा, यही भारत के हित में। और ये बेहद ज्यादा जरूरी भी है भारत के भविष्य के लिए भी, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनतंत्र टीवी को समय दिया, चर्चा में शामिल आप हुए।